बात है कि रेल टेल पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ कंपनी के सीएमडी संजय कुमार जी हैं। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देखें तो मुनाफा आपका जो है काफ़ी बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू में भी उछाल देखने को मिला। हालांकि सीजनली अगर आप देखें, आप मुझे समझाइएगा, क्वार्टरली नंबर में दबाव है रेवेन्यू में भी, अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में भी, क्योंकि जो रेवेन्यू 450 की रेंज में रहता था उसी रेंज में आया है। Q4 में ये काफ़ी ज़्यादा था, तो अगर आप सीक्वेंसली देखेंगे तो रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है और यही स्थिति आपको दूसरे पैमाने पर देखने को मिली। संजय जी, स्वागत है। ये बताइए सर, ये क्या माजरा क्या है? ये Q4 से देख रहे हैं तो काफ़ी कमज़ोर, अदरवाइज नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में भी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो सीजनैलिटी हमारे रेवेन्यू में Q1 में पिछले साल भी देखेंगे तो वो एक रहती है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन नॉर्मली Q4 में Q3 के रिजल्ट्स में भी प्रेशर रहता है Q2 के बाद, और Q4 में भी Q4 के बाद जब Q1 में आते हैं तो कई बार Q1 के ऑर्डर्स Q4 में आ जाते हैं। तो उस वजह से Q4 रिजल्ट्स अगर आप उसमें भी देखेंगे सीजनैलिटी रहती है, तो इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात हमारे लिए नहीं है और हम बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे काम कर रहे हैं। मुझे सर समझाइए कि ये सीजनैलिटी क्यों होती है Q1 में? आप लोग, आपके बिजनेस में सीजनैलिटी क्यों है? देखिए, हम लोग के पास जो ज्यादातर क्रय आदेश होते हैं, परचेज ऑर्डर्स होते हैं, वो सरकारी विभागों के होते हैं। हाँ। तो नॉर्मली जो Q4 होता है, Q4 में फंड अवेलेबिलिटी, Q3 से उनके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं और उनका प्रेशर होता है कि Q4 में वो डिलीवरी चाहते हैं। Q1 में थोड़ी सी मंदी आ जाती है, उनको भी उतना ज्यादा प्रेशर्स नहीं होता है और हम उनके पास फंड्स भी धीरे धीरे आते हैं, तो उस वजह से भी थोड़ी सी चैलेंज आती है। इसलिए सीजनैलिटी बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। सर, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, क्रय आदेश। मैंने बहुत दिन बाद सुना, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे, वर्क ऑर्डर। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका जो टेलीकॉम सेगमेंट था वो लगभग 300 करोड़ का उसमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था और प्रोजेक्ट सेगमेंट 176। ये चूंकि अब सीजनल क्वार्टर है, हम लोग तो आगे वाले क्वार्टर में फिर किस तरीके की उम्मीद करें? और मार्जिन पे भी सर हमें बताइए, क्योंकि जो एबिटा लेवल पे आप देखेंगे तो Q1 से अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, जो कि 18.5%, अब की आया है 16% से थोड़ा कम। बताइए सर। हाँ, देखिए, हमारे जो कॉम्पोजिशन है हमारे जो पूरे बिजनेस का, उसमें प्रोजेक्ट का जो रेशियो, जो अनुपात है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो एक तो वो कारण है, दूसरा कंपटीशन भी प्रोजेक्ट सेगमेंट में ज्यादा होता है, तो उसमें हमारे जो मार्जिन्स होते हैं उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो ये एक कारण है जो दिखाई दे रहा है। बाकी जो आपने बात करी कि पूरे साल, चूंकि हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हमारा टोटल टर्नओवर लास्ट ईयर का 2000 करोड़ था, तो उसमें छोटे से नंबर में भी अगर परसेंटेज नंबर चेक करें तो बहुत जल्दी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है नंबर्स में, छोटे नंबर, छोटी कंपनी होने की वजह से। तो बाकी हमें मुझे ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस किसी भी तरह से कम होगी। हम बेहतर ही परफॉर्म करेंगे आगे जाकर। पूरे साल में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर ही होनी है। तो सर, रेवेन्यू ग्रोथ 12-15% एक्सपेक्ट करें 2024 में? रेवेन्यू ग्रोथ हम 25% की उम्मीद रखते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ में 25% की उम्मीद आप रखते हैं। और ये इस समय आपकी ऑर्डर बुक कितनी, और Q1 में आपने कितने ऑर्डर जीते हैं सर? Q1 में करीब 567 करोड़ के ऑर्डर्स हमने जीते हैं। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो आज सुबह भी हमने एक ऑर्डर पोस्ट किया है। या तो ऑर्डर्स हमें लगातार पाइपलाइन में है और मिल रहे हैं, और हमारी जो साख है जो सरकारी विभागों में है, प्रदेश सरकारों में है, वो निरंतर बेहतर हो रही है। सर, आपका नया फोकस इस समय कहाँ पे है? क्या एजुकेशन, MSME, स्मार्ट सिटी, इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल आप लोग? हाँ जी, एजुकेशन, स्मार्ट सिटी, हेल्थ में हम पहले से ही काम कर रहे थे। MSME सेगमेंट में भी हमने अभी कुछ जगह अपनी बिड्स डाले हैं और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ पे
कुछ बिजनेस मिलेगा। इसके अलावा जो आप देख पा रहे होंगे कि सिग्नलिंग क्षेत्र में, रेलवे में जो सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन के जो काम आने वाले हैं, जो करीब 1 लाख करोड़ के काम है जो अगले 6 से 7 सालों में इम्प्लीमेंट होंगे, उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि हमें कंजर्वेटिव नंबर्स 15 से 20% का बिजनेस हम उम्मीद कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में अभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो हम अपनी पोजीशन को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कवच और एलटी जैसे जो काम हैं, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इनफैक्ट नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम लोग थोड़ा सा कॉशियस हैं कि वो मैच्योर हो और हम लोग उस तरह के काम भी करना शुरू करेंगे। जी सर, ये स्मार्ट सिटीज का इसमें जिक्र आप करें, क्या काम चल रहा है स्मार्ट सिटीज पे? अब तो कोई चर्चा भी नहीं करता, मतलब ऐसा सुनाई नहीं पड़ता कि स्मार्ट सिटीज काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी का एक काम है जो हमें अभी आपने देखा होगा हमारे ऑर्डर बुक में भी है, तो वो काफी अहम काम है हमारे लिए। बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी वर्क नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा काम है और हम उसको करेंगे। हमारे लिए पहला काम होगा जो हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। इससे पहले बहुत पहले हमने स्मार्ट सिटी का काम एल&टी के लिए किया था, उसमें हमारा रोल बहुत ज्यादा अहम नहीं था, लेकिन ये वाला जो काम है ये हम एकदम अकेले करेंगे और हमारे साथ हम MSI का भी सिलेक्शन करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इसकी डिलीवरी करेंगे। ओके संजय जी, अभी जब एक दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में, उसके बाद कवच का बड़ा हम लोगों ने जिक्र सुना, बीच में ठंडे बस्ते में चले गए थे, लेकिन फिर से आया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट 25-30 हज़ार करोड़ का होने वाला है। रेलटेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा क्या, और कितना आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें आप काम कर पाएंगे? देखिए, कवच का जो काम है वो ऐसा नहीं है ठंडे बस्ते में था। मंत्रालय में इस तरह इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार काम हो रहा है और काम कुछ सेक्शंस में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कुछ कंपनियों ने काम किया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और मैच्योर हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs नहीं हैं, तो हम और कुछ OEMs हैं जो कि RDSO जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे की, वो उनमें कुछ और नए OEMs ने भी अपने प्रोडक्ट को अप्रूवल के लिए डाला हुआ है। तो हम लगातार इस पे नज़र रखे हुए हैं और हम OEMs के साथ टच में हैं। किसी OEM के साथ हम लोग जिसके साथ स्ट्रेटेजिकली हम लोग डिसाइड करेंगे, हम टाई अप करेंगे और इसमें हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। बढ़ चढ़ के कितना सर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मान लीजिए अगर एक नंबर आप दे सके कि हम इतना शेयर हमको लगता है कि मिल ही जाएगा आपको। मैं समझता हूं कि मैं कंजर्वेटिव नंबर्स पे अगर जाऊं तो 30,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 4 से 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स में मानूंगा, अगर हमारी सारी जो टाई अप्स हैं, जो स्ट्रैटेजी हैं वो कामयाब होती हैं, और उम्मीद करूंगा कि ये 10 से 12,000 तक भी जा सकता है। ओके सर, एक आपके मार्जिन पे मैं ज़रूर बात करूंगा। मतलब अगर मैं 2014 से देखूं अब, तो पीक मार्जिन धीरे धीरे एडजस्ट होकर इस समय 19% के आसपास है। ये जो डाउन ट्रेंड है 19 पे आके स्टेबल होगा या और कहीं जाके स्टेबल होगा, ये वजह समझाइए जरा। हमारी जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनमें मार्जिन अच्छी होती है। अभी भी हमारी टेलीकॉम सर्विसेज की जो मार्जिन है वो 30% के आसपास है, लेकिन जो प्रोजेक्ट बिजनेस है उसमें अच्छे मार्जिन सस्टेन करना, कंपटीशन में बिजनेस लाना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। बिकॉज हम अब नॉमिनेशन वाले कोई काम हमारे को जो सरकार ने दिया कि ठीक है भाई आप ये वाला काम कर दीजिए, तो वैसे काम अब हमें नहीं मिलते हैं। तो उस वजह से कई बार बहुत एग्रेसिव कॉल लेने पड़ती है। अगर हमें किसी नए सेगमेंट में एंट्री चाहिए तो कई बार हमें 4 से 5% तक मार्जिन पे कॉल लेके बिड डालनी पड़ती है, क्योंकि उस सेगमेंट में हमें एंट्री करनी है। इसलिए नॉमिनेशन पे कुछ भी नहीं मिलता क्या? अब फुली आपको बिड करना है? बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ compete करके बिजनेस। सर ये अपना RVNL वालों को तो अभी भी मिलता है। मेरे ख्याल से उनको भी अब नहीं मिलता। नहीं, फुली बिल्ड नहीं है सर, उनको अभी भी थोड़ा बहुत मिलता है नॉमिनेशन। उनके पास पुरानी ऑर्डर बुक है शायद, मैं दूसरी कंपनी के बारे में हाँ नहीं, मतलब ऐसे मैंने उदाहरण के लिए उन्हें कोट किया था, क्योंकि मैं उनसे भी पढ़ भी रहा था उनके बारे में, तो उनको अभी भी इसका एडवांटेज है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से उनको मिल जाता है। अच्छा जी, खुशी है कि हम मार्केट में compete करके और ऑर्डर लेके आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को मजबूत पाते हैं। कई बार नॉमिनेशन का बिजनेस आपको कमजोर कर देता है,
आई एग्री सर, मैं हमारे जो इन्वेस्टर ये शो देख रहे हैं वो यही लाइक करते हैं कि हमारी कंपनी कॉम्पिटिटिव रहे। वो किसी रैमो कंपनी उन्होंने दे दिया तो मैं काम कर रहा हूँ अपने दम पे। अच्छा सर ये बताइए कितने आपने सब्सक्राइबर जोड़े इस क्वार्टर में? करीब 17,000 सब्सक्राइबर, रेल वायर की अगर आप बात कर रहे हैं तो हाँ, 17,000 सब्सक्राइबर्स हमारे ऐड हुए हैं इस क्वार्टर में। ओके। इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए हम इस सेगमेंट में बने रहेंगे। कंपटीशन बहुत है। जो जो बैरियर टू एंट्री है फॉर न्यू ऑपरेटर्स वो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कभी भी किसी तरह से लोग एंट्री करते हैं, लेकिन हम लोग का जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, क्योंकि हमारी वहाँ स्ट्रेंथ है। वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्रवासियों के लिए ये सेवाएं उपलब्ध कराएं, जो कि भारत सरकार का जो एक मिशन है कि रूरल एरियाज में हमें कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो उसके साथ सामंजस्य बनाते हुए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी ये सपना है कि हम सारी सर्विसेज जो हमारा दूसरा जो एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उनको मिले। ओके संजय सर, टोटल 60,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर आपका हो गया होगा ना ओएफएस? हमारे रेलवे के साथ जो नेटवर्क है उसकी जो लंबाई है वो करीब 61,000 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त जो रेलवे से इतर जो हमारी नेटवर्क है वो करीब 21,000 किलोमीटर, तो करीब 82,000 किलोमीटर हमारा नेटवर्क है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ओके, ओएफसी का 82,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर का नेटवर्क है। संजय सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं आपको अगले तिमाही के लिए। हम लोग फिर बातचीत करेंगे, देखेंगे किस तरह से प्रदर्शन करती है आपकी कंपनी। रेल